नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। पिछले 2 दिनों से पीएम के आवास पर एक गोपनीय बैठक चल रही है। उस गोपनीय बैठक में क्या हुआ, इसको लेकर कौतूहल जरूर होगा। और कौतूहल इस बात को लेकर होगा कि दरअसल वो गोपनीय बैठक हुई क्यों। एक सवाल ये भी है। खैर, तो शनिवार को जो खबर है, शनिवार को 5 बजे शुरू हुई और 12 बजे तक चली, शाम 5 बजे, 7 घंटे। और दूसरे दिन भी 7-8 घंटे बैठक चली। कुल मिला जुलाकर 13 घंटे का मैराथन चला। 13 से 14 घंटे का मैराथन शनिवार और इतवार को। अब सवाल यह है कि उस मैराथन में मौजूद कौन कौन था, उस मैराथन का एजेंडा क्या था। बड़ा सवाल तो यही है। तो वो जो बैठक है, उस बैठक में चूंकि पीएम खुद वहां हुई तो पीएम है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे उसमें, और बीएल संतोष भाजपा संगठन महामंत्री, ये 3 लोग थे जो बैठक हुई। अब इस बैठक को गोपनीय कहा जाए या ना कहा जाए, यह आप तय करिए। लेकिन मेरा यह मानना है कि जब मीडिया को और पत्रकारों को पता हो कि बैठक हो रही है तो दरअसल गोपनीय वाला मसला नहीं रह जाता है। हाँ, इस चीज को लेकर गोपनीयता जरूर बनी हुई है और उसे कहा भी जा सकता है कि दरअसल मीटिंग का एजेंडा क्या था, एक बात। दूसरी बात, इन्हीं 3 लोग ही क्यों उसमें शामिल हुए, चौथा और कोई क्यों नहीं गया। अब जो कयास है, वो कयास आप तरीके से कई लगा सकते हैं कि यूपी में कुछ होने जा रहा है, महाराष्ट्र में कुछ होने जा रहा है, या उत्तराखंड में जो हुआ है उसको लेकर कुछ होने जा रहा है, या बिहार में कुछ होने जा रहा है, या असम में कुछ होने जा रहा है। तो मैं आपको बताऊं, दरअसल हर जगह कुछ न कुछ होने जा रहा है। अब आप चौंकेंगे कि अरे साहब, ऐसा कैसे। नहीं, दरअसल देखिए, जिस बैठक की बात की जा रही है वो बैठक जो हुई उसके पहले की थोड़ा पृष्ठभूमि देखिए और फिर आप ये समझेंगे कि दरअसल उस बैठक के मायने क्या थे और वो जो बैठक हुई उस बैठक में तय क्या हुआ। उस बैठक से पहले प्रधानमंत्री अलग अलग मंत्रियों से मिले हैं और उन मंत्रियों से उनके कामकाज के बारे में जानकारी ली है। मतलब हालात तो ये हो गए थे मंत्रियों के कि जो वहां सवाल पूछे जा रहे थे, वहां समझिए पसीना छूट गया उन लोगों का। अब ये देखिए, इस पर एक अलग कटाक्ष किया जाता है कि वो जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि की से जिस तरह की पूछताछ की जा रही है, जान पड़ता है कि प्रधानमंत्री प्राचार्य हैं। तो दरअसल ये सवाल जो लोग खड़ा कर रहे हैं उनको इस बात का इल्म नहीं है कि 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ा गया और उसी चेहरे पर जीता गया, और वो लोग जीत कर आए जो वाकई में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक बचा नहीं सकते थे। जो हालात उन लोगों के हैं अपने अपने लोकसभा या हम कहें संसदीय क्षेत्र में। तो स्वाभाविक बात है, फिर उनसे पीएम ऐसे ही पूछेंगे कि ये बताओ कि किया क्या आपने अपने इलाके में, आप कितना जानते हैं इन योजनाओं के बारे में, आपने तरह तरह के मुद्दों पर क्या क्या प्रतिक्रिया दी, सोशल मीडिया पर आपकी क्या एक्टिविटी रही, ये सब आपको पीएम को बताना पड़ेगा। और पीएम पूछेंगे भी, क्योंकि आप उनके चेहरे पर जीत कर आए हैं। तो दरअसल यहां जनता के सामने जो जवाबदेही है वो पीएम की तय हो रही है। क्योंकि पीएम जब 2019 में वोट मांगने निकले थे तो उन्होंने यही कहा था कि हर संसदीय क्षेत्र में कि जो वोट आप इनको देंगे वो सीधे मेरे पास आएगा, मुझे दिल्ली पर पहुंचाएगा, मुझे दिल्ली की कुर्सी पर बैठने में मदद करेगा। तो वोट उनको मिला है, वोट जनता ने नरेंद्र मोदी को दिया है। तो जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी की जवाबदेही तय होगी। इसलिए नरेंद्र मोदी सबको बुला बुलाकर पूछ रहे हैं कि साहब आपने किया क्या। तो जब सारी पूछताछ हो गई, उसके बाद ये बैठक हुई 13 घंटे की 2 दिन में, जिसमें प्रधानमंत्री तो स्वाभाविक तौर पर गृह मंत्री और
भाजपा संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद थे। वहां उन नामों को लेकर चर्चा हुई और फाइनल हुआ कि इन लोगों को मंत्री बनाया जाएगा। अब देखिए नाम क्या क्या है, तो नाम पे सिर्फ संभावना जाहिर की जा सकती है, क्योंकि वो सूची या तो प्रधानमंत्री के पास है या केंद्रीय गृह मंत्री के पास। लेकिन जब हम बात उत्तर प्रदेश की करते हैं तो उत्तर प्रदेश से कौन जा सकता है, तो संभावना जताई जा रही है कि अनुप्रिया पटेल होंगी। मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे। क्यों होंगे बताने की जरूरत नहीं है। दरअसल जो सरकार बनी है मध्य प्रदेश में वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से बनी है। सर्बानंद सोनोवाल हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनको हटाकर वहां पर बैठाया गया है किसी को, हेमंत बिस्व शर्मा को। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत ही हैं। तो इस तरीके से आप देखिए बिहार में सुशील मोदी हैं। तो दरअसल ये जो गोपनीय बैठक है ये हर उस स्टेट से जुड़ी हुई है जिस स्टेट के नेता को यहां मंत्री पद देना है। तो ये दरअसल वो जो गोपनीय बैठक है वो उसको लेकर हुई है। बाकी उस बैठक के तो और कोई निहितार्थ नहीं लगाए जाने चाहिए। आप देखिए लगाने वाले तो कुछ भी लगा सकते हैं। खैर एक और जो बड़ी घटना हुई है वो ये कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से जो बिडेन को, या हमें कहें कि अमेरिका का एक तरह से आप कहें जो इंडिपेंडेंस डे है, स्थापना दिवस है, इस तरीके से आप समझिए, उसको लेकर उन्होंने उनको जो है बधाई दी। लेकिन उसी के दूसरी तरफ आप देखिए तो अभी 100 साल पूरा किया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने, उसको पीएम ने बधाई नहीं दी। और ये जो लोग इस बात को डिफरेंशिएट करके देखते हो कि दरअसल वहाँ अमेरिका में ये बात थी और चीन में ये बात थी, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, दरअसल वहाँ जो कुछ है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का है। सेना उसकी है, सरकार उसकी है। हमारे यहाँ क्या है सरकार? हमारे यहाँ भारत सरकार है। हमारे यहाँ सेना भारत सरकार की है, किसी पार्टी की सेना नहीं है वो। लेकिन वहां पे जो सेना है वो पीपुल लिबरेशन आर्मी, वो आर्मी जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की है, चाइना सरकार की नहीं है। और वहां जो सरकार है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की है। तो ये आप फर्क समझिए। हिंदुस्तान में भारत सरकार है, यहां भाजपा या कांग्रेस या और कोई सरकार नहीं होती है। यहां भाजपा भारत सरकार होती है, लेकिन वहां पर, और सेना भारत सरकार की है। सेना ना भाजपा की है, ना कांग्रेस की है, ना और किसी दल की है। लेकिन वहां सेना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की है। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जो मुखिया होता है, जो महासचिव होता है, वही जो है वहां का राष्ट्राध्यक्ष होता है। यह बड़ी दिलचस्प चीज है चाइना की। तो इसलिए जब प्रधानमंत्री चाइना की जो वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसके स्थापना दिवस पर विश नहीं करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि जो आपकी ये हिमाकत है और जो आपकी हरकत है, उस हरकत को भारत पसंद नहीं करता है। और एक तरीके से ये कहा जाए कि जो उन्होंने उस दिन से उद्घोषणा की ना जी जिनपिंग ने कि हमारे ऊपर कोई नजर उठाकर देखेगा तो काट दूंगा, पीट दूंगा, इस तरह का जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, भाषण उनका चाइना में अंग्रेजी में जो ट्रांसलेट हुआ, उस ट्रांसलेट से लोगों ने ये बातें समझी। तो अगर जिस तरह की बात वो कर रहे हैं तो दरअसल उनको यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो और देश की तरफ भी उसी तरह की नजर उठाएंगे तो वो देश भी यह सब करने में सक्षम है। और यही वजह है कि पीएम ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के स्थापना दिवस पर कोई संदेश जारी नहीं किया। और अलबत्ता लद्दाख में 50,000 सेना और बढ़ा दी है, 2 लाख सैनिक वहां तैनात है। और उस तैनाती से यह स्पष्ट हो चुका है कि सरकार का रुख क्या है, ये उन्होंने स्पष्ट तरीके से चीन को बता दिया है। आओगे तो पीटे जाओगे, सीधी बात यह है। और इसमें जिस तरह से जो जम्मू कश्मीर में जम्मू में जो ड्रोन हमला हुआ, वो उस हमले का सीधे सीधे चीन से कनेक्शन है।
वो माना जा रहा है, एजेंसियां भी मान रही हैं, अब तो स्पष्ट तरीके से कहा जा रहा है करीब करीब कि वो ड्रोन जो था वो चीनी ड्रोन है जो पाकिस्तान को मिला और पाकिस्तान रेकी कर रहा था, वो लश्कर का है। तो लश्कर के का करने का मतलब है आईएसआई और मिलिट्री का पूरा सपोर्ट है, तब लश्कर यहां तक कर रहा है। रोज जो उसके ड्रोन उड़ रहे हैं उस ड्रोन का चीनी कनेक्शन है, यह बात सरकार को पता है। इसलिए भी जो है प्रधानमंत्री ने स्पष्ट संदेश देना उचित समझा और कहा कोई कोताही नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी तुमसे, और कोई उन्होंने शुभकामना संदेश नहीं दिया इनके स्थापना दिवस पर। तो इससे जो चीन को लेकर प्रधानमंत्री की पॉलिसी है या भारत की पॉलिसी आप है वो एकदम स्पष्ट है, और इसको अगर कोई एक अलग तरीके से देखता है, जो लोग देख रहे हैं, तो हमको लगता है कि उनको नजर दोष हो गया है, उनको नजर दोष दूर करना चाहिए। चूंकि अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस या अमेरिकी जो एक पर्व है उस पर्व को लेकर जिस तरीके से पीएम ने राष्ट्रपति वहां के राष्ट्रपति को बधाई दी और इनको इग्नोर किया, उससे हिंदुस्तान की जो पॉलिसी है डेमोक्रेसी को लेकर, जो पॉलिसी है फर्टर्निटी को लेकर, जो पॉलिसी है सॉवरेंटी को लेकर, वो पॉलिसी एकदम स्पष्ट होती है। और जिन लोगों ने यहां बैठकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के स्थापना दिवस पर बड़े बड़े इश्तिहार छापे, अपने अखबार को उन्होंने चीनी एजेंडे का मुखपत्र बना दिया, और जिन लोगों ने यहां से बधाइयां भेजी, वो लोग ना डेमोक्रेसी में भरोसा रखते हैं और ना अभिव्यक्ति की आजादी में भरोसा रखते हैं। अगर वो रखते तो ना वो अपने अखबार को मुखपत्र बनाते कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का, और ना ही वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के स्थापना दिवस पर शुभकामना संदेश भेजते। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि यहाँ का अवाम चीन ही को देखता है, और चीन को देखता है और बात डेमोक्रेसी की करता है, वहां डेमोक्रेसी की हत्या होती है। आप समझिए वहां पर एप्पल नामक एक अखबार था, जिस अखबार को सिर्फ इसलिए बंद कर दिया, हांगकांग का वो अखबार है, वो इसलिए बंद हो गया क्योंकि वो चीनी बर्बरता के खिलाफ आवाज उठाता है। उस अखबार की बंदी को लेकर किसी कम्युनिस्ट ने मुंह तक नहीं खोला हिंदुस्तान। खैर, तो वो जो ट्वीट है, वो जो संदेश है पीएम का, उससे बहुत चीजें स्पष्ट हो जाती है। एक और बात जो हमको लगता है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, वो ये कि राफेल किसी भी तरीके से हिंदुस्तान ना आए, ये चीन का षड्यंत्र है। और अगर संबित पात्रा की माने तो वो जो कह रहे हैं वो उनके दावे को माने तो दरअसल चीन ये चाहता है और कांग्रेसी उसके सहयोगी बने हैं। वो ये जो कहने का आधार है, वो आधार वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो गोपनीय है, और जो कांग्रेस और चीनी सरकार के बीच हुआ तब जब राहुल गांधी कोई संवैधानिक पद पर नहीं है, सोनिया गांधी किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, तो वो क्या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, बार बार संबित पात्रा ये कहते हैं कि उसको जाहिर किया जाना चाहिए। उस पर लिखा भी गया, ये सूर्य प्रकाश ने लिखा था कि साहब उसमें है क्या, ये तो बताइए। तो कहा जा रहा है और कयास लगाया जा रहा है कि कहीं उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ये राफेल तो नहीं है, क्योंकि राफेल आने से सबसे ज्यादा समस्या किसी को होनी है तो वो चीन को होनी है। क्योंकि राफेल की जो बड़ी खासियत है कि हिंदुस्तान ने जो राफेल लिया, वो राफेल इस तरह से लिया कि आप इस चीज को समझिए 2 मिनट देकर। अगर थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है तो हमको लगता है कि आपको उकताना नहीं चाहिए। आप इसको समझिए कि हिंदुस्तान में 2 तरह के मौसम हैं। एक मौसम राजस्थान का वो रेगिस्तान है जहां पर 50 डिग्री टेम्परेचर रहता है, और दूसरा आपका वो सियाचिन मरुभूमि है जहां पर -70 डिग्री टेम्परेचर रहता है। इन 2 टेम्परेचरों पर उड़ने के लिए आपको एक फाइटर प्लेन चाहिए, और वो फाइटर प्लेन अब ऐसा तो है नहीं कि एक अलग फाइटर प्लेन आप थार के लिए लीजिएगा और दूसरा फाइटर प्लेन आप सियाचिन के लिए लीजिएगा। आप जो फाइटर प्लेन लीजिएगा उसमें इस तरह का इन्हांसमेंट होना चाहिए कि अगर उसकी जरूरत पड़े कि
मिनटों में वो थार से सियाचिन पहुंच जाए और सियाचिन से थार पहुंच जाए, तो वो मिनटों में ये दूरी तय कर सके और एक एक्सट्रीम एटमॉस्फेयर से दूसरे एक्सट्रीम एटमॉस्फेयर में जाने पर उसके ऊपर कोई असर ना पड़े उसकी इफिशियंसी पर। इस तरह का फाइटर प्लेन हिंदुस्तान को चाहिए। और जब वो फाइटर प्लेन सियाचिन और लद्दाख में जब वो डिप्यूट हो रहा है, चीन देखकर उसकी हालत पस्त है, हालत खराब है। इसीलिए वो हमेशा से चाहता था कि इसके पास कोई 5th और 6th जनरेशन के फाइटर प्लेन ना हो। जो लोग थोड़ा बहुत भी डिफेंस में रुचि रखते होंगे उनको याद होगा कि जब एनडीएस 1 थी, वाजपेयी की सरकार, तब तो कहा गया था कि जिस तरीके से चीन एडवांस कर रहा है अपने फाइटर प्लेन की जनरेशन को, हम तीसरे में बैठे, वो चौथे पांचवें छठवें में जा रहा है, तो हमारा तो काम लग जाएगा, बड़ी समस्या हो जाएगी। तब ये हुआ कि भाई तब अब विमान लाया जाए। तो हमें जो असल खतरा है वो चीन से है, और चीन भी ये जानता है कि उसको जो खतरा है वो अमेरिका से कम और हिंदुस्तान से ज्यादा है। अमेरिका वहां से आएगा और हिंदुस्तान यहां बैठा है। और जब राफेल आ जाएगा तो देखिए, राफेल अरुणाचल प्रदेश में भी लगा हुआ, वो तवांग वैली पर अपना अधिकार चाहता है, और राफेल लद्दाख पर भी लगा हुआ है, पहुंच चुका है। आप ये समझिए, तवांग पर वो इसलिए अधिकार चाहते हैं कि तिब्बत का जो महत्व बौद्धिस्टों के लिए है वही महत्व तवांग का है। तवांग उनके पास चला आएगा तो पूरे जो बौद्ध कम्युनिटी है और तिब्बत वाला मसला जो है उस पर उनका एक अधिकार हो जाएगा। आप समझिए इस तरह। और अब वहां इन्होंने राफेल लगा दिया लद्दाख पे, मतलब आप उसकी सेना सीमा पर राफेल उड़ा रहे हैं तो उसके छाती पर सांप लौटेगा जरूर। और फिर वो जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसमें पता नहीं क्या है, लेकिन ये कहा जाता है तमाम विश्लेषकों के द्वारा कि चीन ही वो है जो ये चाहता है कि राफेल हिंदुस्तान को ना मिले। उसके लिए वो एक अंतरराष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी करता है, और संभवतः उस कॉन्स्पिरेसी में पिछले कई सालों से हिंदुस्तान का राफेल फंस कर हिचकोले खा रहा है। खैर, अब देखिए उसमें क्या होता है। इंक्वायरी तो बैठ ही गई है, अब उस इंक्वायरी का क्या लेवल हुआ है उस पर हम लोग फिर बात करेंगे। लेकिन ये अपनी जो चीज़ रही वो हमने आपको बताई। और फिर हम लोग ने एक नया प्रयोग, चूंकि कई साथी कह रहे थे कि इस तरह का प्रयोग होना चाहिए, तो हमने कहा कि इसको शुरू करते हैं। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि यह आप इसे कितना सराहते हैं और किस तरीके से देखते हैं। खैर, चलते चलते मैं इतना कहूँगा कि लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको लग रहा है कि मतांतर ठीक ठाक काम कर रहा है तो मतांतर परिवार को सब्सक्रिप्शन में भी समृद्ध करिए और आर्थिक रूप से भी समृद्ध करिए। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए राम।